Today we start exercise number 13.1, which is based on the direct proportion. So here question number 1 is, following are the car parking charges near a railway station. Up to यहाँ पे कार पार्किंग चार्जेस गिवन है 4 आवर्स का 60 रुपीज़, 8 आवर्स का 100 रुपीज़, 12 आवर्स का 140, 24 आवर्स का 180. So here question is, check if the parking charges are in direct proportion to the parking time. तो यहाँ पे हमको क्या आइडेंटिफाई करना है कि ये जो चार्जेस हैं और उसके रिगार्डिंग जो टाइम है, क्या ये दोनों वैल्यू डायरेक्ट प्रपोर्शन में है. तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इजीली हम देख सकते हैं यहाँ पे 4 आवर्स का हो रहा है, सेकंड टाइम में 8 आवर्स, तो ये क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, 4 2 8. तो यहाँ पे अगर रुपीज़ भी डबल हो रहे हैं तो दैट मीन्स कि वो डायरेक्ट प्रपोर्शन में है. तो यहाँ पे 60 का डबल हो जाएगा 120, बट यहाँ पे है 100. तो दैट मीन्स कि हमको फर्स्ट स्टेप से ही पता चल गया कि ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में नहीं है. यस, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है बट दैट इज नॉट इन दी डायरेक्ट प्रपोर्शन. तो इसका आंसर हम कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे रेशियो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे रेशियो ऑफ पार्किंग चार्जेस एंड पार्किंग टाइम. तो सबसे पहले हम एक टेबुलेट फॉर्म में उसको ड्रॉ करेंगे. एक कॉलम हो जाएगी पार्किंग टाइम, एक हो जाएगा पार्किंग चार्जेस और एक कॉलम हो जाएगी उसकी रेशियो की. तो यहाँ पे टाइम है 4 आवर्स, 8 आवर्स, 12 आवर्स एंड 24 आवर्स और उसके रिस्पेक्टिव जो चार्जेस है दैट इज 60 रुपीज़, 100 रुपीज़, 140 एंड 180 रुपीज़. नाउ रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे, पार्किंग चार्जेस अपॉन पार्किंग टाइम. तो यहाँ पे फर्स्ट में हो जाएगा 60/4, तो क्रॉस हो जाएगा 15 4 60. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 15/1. सेकंड में रेशियो हो जाएगा 100/8, 100/8. तो यहाँ पे हो जाएगा 4 2 8 एंड 25 4 100. तो यहाँ पे हो गया रेशियो 25/2. देन थर्ड वन का रेशियो हो जाएगा 140/12, 140/12. तो यहाँ पे हो जाएगा 4 3 12 और यहाँ पे हो जाएगा 35 4 140. तो इसका रेशियो हो जाएगा 35/3. देन द लास्ट वन इज दी, उसका रेशियो हो जाएगा 140/24. सो यहाँ पे 140/24. तो 12 2 24 एंड 15 2 यहाँ पे हो जाएगा 180. ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे 12 2 24, यहाँ पे हो जाएगा 12 इंटू 15, यहाँ पे 180. सो यहाँ पे इसका रेशियो हो गया 15/2. नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हम देख सकते हैं 15/1 is not equals to 25/1, 2 is not equals to 35/3 is not equals to 15/2. ये सारी वैल्यूज एक दूसरे के डिफरेंट है, दैट इज वाई हम इसको इक्वल नहीं बोल सकते. 15/1 इक्वल्स टू क्या होगा, 15/1 है तो वो इक्वल्स टू होगा. ये सारी वैल्यू डिफरेंट है, देयरफॉर यहाँ पे हम लिख सकते हैं thus the parking charges are not in direct proportion to the parking time. Question number 2 is, a mixture of paint is prepared by mixing 1 part of red pigments with 8 parts of base. In the following table, find the parts of the base that needed to be added. तो यहाँ पे क्या बनाना है, एक पेंट का मिक्सचर बनाना है, उसमें से एक पार्ट रेड पिगमेंट का डालना है और रिमेनिंग 8 पार्ट्स है वो बेस के डालना है. तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द टेबल पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट्स आर 1 4 7 12 एंड 20 एंड पार्ट्स ऑफ बेस, उसमें से फर्स्ट पार्ट के लिए गिवन है 8 पार्ट बेस का जाएगा. जब भी रेड पिगमेंट का 1 पार्ट होगा तो उसके एंड पे जो बेस पार्ट होंगे वो 8 जाएंगे. तो बेस्ड ऑन दिस टेबल हमको जो रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ बेस है वो फाइंड आउट करना है. तो इजी है ये, जस्ट बिकॉज ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में है तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. ये हो जाएगा आपका x1, ठीक है, ये हो जाएगा y1, x1/y1 इक्वल्स टू x2/y2. सिमिलरली इसके साथ y यहाँ पे x1/y1 इक्वल्स टू हो जाएगा y3
अपॉन x3/y3। तो इसी तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एज अ x एंड पार्ट्स ऑफ बेस इक्वल्स टू हो जाएगा y। अभी यही टेबल गिवन है क्वेश्चन में, हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। हियर वी टेक पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट एज x1, x2, x3, x4 एंड x5। तो ये हो जाएगा आपका x1, this is x2, this one is x3, x4 and x5, and it is clear that mixture preparation is in the direct proportion। जो मिक्सचर का प्रिपरेशन है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं x1/y1 इक्वल्स टू x2/y2 इक्वल्स टू x3/y3 इक्वल्स टू x4/y4 इक्वल्स टू x5/y5। अभी यही चीज को हम रेफरेंस में लें तो यहाँ पे हमको क्या फाइंड आउट करना है, ये वाली वैल्यू, ये 4 वैल्यू, दैट मीन्स कि हमको y2, y3, y4 एंड y5 फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? So here in the first case x1/y1 equals to x2/y2। So x1 था 1 red pigment upon 8 part base के, so 1/8 equals to 4/y2। So therefore y2 equals to क्या हो जाएगा, y यहाँ पे चला जाएगा 8 यहाँ पे, तो यहाँ पे y2 equals to हो जाएगा 4 into 8/1। So therefore y2 equals to हो जाएगा 32। Then for the यहाँ पे अब फाइंड आउट करते हैं y4 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले y3 के लिए कर लेते हैं x1/y1 इक्वल्स टू x3/y3। यहाँ पे मेजरमेंट सेम रहेंगे x1/y1 के, 1 पिगमेंट, 1 फॉर द रेड पिगमेंट, 8 फॉर द बेस। x3 7 है, y3 we need to find out, so therefore y3 equals to 7 into 8/1। 7 8s are 56, so therefore y3 equals to 56। Then for the fourth part x1/y1 equals to x4/y4, so therefore 1/8 equals to 12/y4। so therefore y4 कितना हो जाएगा, बेस पिगमेंट हो जाएगा, यहाँ पे y4 जाएगा, यहाँ पे 8 चला जाएगा, so वो हो जाएगा 12 into 8 अपॉन में ये 1 है वो यहाँ पे आ जाएगा। so यहाँ पे 12 8s are 96, so therefore y4 equals to हो जाएगा 96। similarly we find out for the y5, यहाँ पे हो जाएगा x1/y1 equals to x5/y5, so therefore 1/8 equals to 20/y5। so therefore y5 equals to कितना हो जाएगा, 20 into 8/1। so therefore y5 equals to 8 2s are 16, लास्ट में 0 ऐड कर दिया, so therefore y5 equals to हो गया 160। Question number 3 is, in question number 2 above, if one part of a red pigment requires 75 ml of base, how much red pigment should be mixed with 1800 ml of base? तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन नंबर 2 को रेफरेंस पे बता के लेके बताया गया है कि एक पार्ट रेड पिगमेंट के लिए 75 ml बेस चाहिए, तो टोटल इतना 1800 ml का बेस है, तो उसके लिए रेड पिगमेंट कितना चाहिए, ठीक है। सेम क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा एज पर क्वेश्चन नंबर 2 x1 इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू हो जाएगा 75, ठीक है। क्यों यहाँ पे 75, बिकॉज यहाँ पे बोला गया है कि एक पार्ट रेड पिगमेंट का लो तो उसके लिए 75 ml बेस होगा, तो यहाँ पे हमको y2 गिवन है विच इज 1800, तो यहाँ पे 1800 ml बेस है, तो उसके लिए x2 क्या है, कितने रेड पिगमेंट के पार्ट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो यहाँ पे सेम डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए हो जाएगा x1/y1 इक्वल्स टू x2/y2। Now put the values, x1 equals to 1 upon 75 equals to x2 we need to find out, so here we keep it as it is, x2 upon in place of y2 1800, so therefore x2 कितना हो जाएगा 1800 ऊपर आ जाएगा अपॉन में 75 as it is, so therefore यहाँ पे x2 equals to हो जाएगा 25। so यहाँ पे हम बोल सकते हैं thus 24 parts of red pigment should be mixed with 1800 ml of base। Question number 4 is,
A machine in a soft drink factory fills 840 bottles in 6 hours. How many bottles will it fill in 5 hours? तो यहाँ पे क्या बोला गया है, एक फैक्ट्री है, उसमें एक मशीन लगी हुई है, उसमें 6 घंटे में 840 बॉटल्स है वो फिल होती है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि 5 घंटे में कितनी बॉटल्स फिल होगी। तो दिस इज अगेन द केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो इंफॉर्मेशन है उसको इसी तरीके से टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ आवर्स, वो हो जाएगा x, एंड नंबर ऑफ बॉटल्स फिल्ड वो हो जाएगा y। नाउ 6 घंटे में 840 बॉटल्स फिल होती है, तो वी नीड टू फाइंड आउट कि 5 आवर्स में कितनी फिल होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हियर एज द नंबर ऑफ आवर्स डिक्रीजेस द नंबर ऑफ बॉटल्स फिल्ड विल ऑल्सो डिक्रीजेस। ऑब्वियस है, जो घंटे हैं 6 घंटे में से 5 घंटे क्या हुआ, 1 घंटा कम हुआ, तो दैट मीन्स कि 1 घंटे में जितनी बॉटल फिल होगी वो भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर इट इज अ केस ऑफ अ डायरेक्ट प्रपोर्शन। x1 इक्वल्स टू हो जाएगा 6, y1 इक्वल्स टू हो जाएगा 840, x2 है 5, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी नीड टू फाइंड आउट y2। सो हियर वी कैन राइट डाउन x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2. So therefore now put the values 6 upon 840 equals to 5 upon y2. So therefore y2 क्या हो जाएगा, y2 है वो यहाँ चला जाएगा, ये है वो यहाँ चला जाएगा, एंड 6 है वो इन द प्लेस ऑफ y2 आ जाएगा। So यहाँ पे हो जाएगा 5 into 840। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर y2 इक्वल्स टू हो जाएगा 700। तो हम बोल सकते हैं 700 बॉटल्स विल बी फिल्ड इन 5 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 5 इज अ फोटोग्राफ ऑफ अ बैक्टीरिया enlarged 50,000 times attains a length of 5 centimeter as shown in the diagram। तो क्या बताया गया है, एक बैक्टीरिया है उसको 50,000 टाइम्स एनलार्ज किया जाता है, तो उसकी लेंथ हो रही है 5 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया इफ फोटोग्राफ इज एनलार्ज 20,000 times only? What would be its enlarged length? तो यहाँ पे 2 चीज फाइंड आउट करनी है, एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, एक्चुअल लेंथ कितनी होगी, और अगर उसको 20,000 टाइम्स एनलार्ज किया जाता है तो वो टाइम पे उसकी लेंथ कितनी होगी। तो अगेन क्या करेंगे हम, ये सबसे पहले तो ये जो इंफॉर्मेशन है उसको टेबुलर फॉर्म में डालेंगे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, कौन से मेजरमेंट है, कौन सी 2 टर्म्स गिवन है, एनलार्जमेंट और उसके रिस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग लेंथ। तो 50,000 टाइम्स एनलार्ज किया है तो उसकी लेंथ कितनी हो गई है, 5 सेंटीमीटर। सो हमको क्या फाइंड आउट करना है, एक्चुअल लेंथ। तो एक्चुअल लेंथ में क्या होगा, 1 टाइम होगी वो उसकी एक्चुअल लेंथ होगी। तो यहाँ पे हमको 1 टाइम के लिए और उसके साथ साथ 20,000 टाइम्स के लिए एनलार्ज किया जाता है तो कितनी लेंथ होगी, ये 2 मेजरमेंट हमें फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे अगेन हम देख सकते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, जितना एनलार्ज करेंगे, जितना टाइम एनलार्ज करेंगे उतनी लेंथ उसकी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे सिमिलरली अगर 1 टाइम, तो ये क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, तो इसकी लेंथ भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे 20,000 है तो वो 50 में से 20,000 अमाउंट क्या हुई, डिक्रीज हुई, तो दैट मीन्स कि यहाँ पर भी इसकी लेंथ क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज द केस ऑफ द डायरेक्ट प्रपोर्शन। सो देयरफॉर यहाँ पे हो जाएगा x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। नाउ x1 क्या है, 50,000, सो 50,000 अपॉन y1 है 5 इक्वल्स टू, यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है 1, एक्चुअल टाइम फाइंड आउट करनी है, एक्चुअल लेंथ, तो वो हो जाएगी 1 अपॉन y2। सो देयरफॉर यहाँ पे हो जाएगा y2 इक्वल्स टू, यहाँ पे y2 चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 50,000 एंड 5 है वो यहाँ पे जाएगा। सो देयरफॉर y2 इक्वल्स टू हो जाएगा 5 अपॉन 50,000। क्रॉस करेंगे, 5 1 जा 5 और पीछे 0 ऐड करेंगे, सो दैट मीन्स कि इतना हो जाएगा 1 अपॉन 10,000। अभी 1 अपॉन 10,000 कितने 0 हैं। नाउ अगेन गो बैक इनटू द चैप्टर नंबर
पावर एंड एक्सपोनेंट। पावर एंड एक्सपोनेंट में क्या करते थे, जो डिनोमिनेटर में है उसको हमें नॉर्मली लिखना है तो ये 0 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो कितने 0 हैं टोटल, 4 0 हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 10⁻⁴। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो बैक्टीरिया है उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी होगी, 10⁻⁴ सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लास्ट में लिखेंगे हेंस द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इज 10⁻⁴ सेंटीमीटर। उसके बाद हमें ये फाइंड आउट करना है कि अगर एनलार्जमेंट 20,000 टाइम्स करा जाए तो उसकी लेंथ कितनी होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 50,000, y1 5, x3 20,000 और y3 दैट मीन्स कि 20,000 एनलार्जमेंट के टाइम पे लेंथ कितनी होगी वो फाइंड आउट करना है। सो हियर वी कीप y3 एज इट इज। सो देयरफॉर y3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, y3 यहाँ पे जाएगा 50,000 यहाँ पे आ जाएगा और 5 यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 20,000 अपॉन 50,000। तो यहाँ पे ये 3 0 ये 3 0 1 0 1 0 क्रॉस हो गया, 5 5 क्रॉस हो गया, सो रिमेनिंग इज ओनली 2। सो यहाँ पे क्या हो गया, y3 इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। तो हम लोग बोल सकते हैं thus its enlarged length would be 2 centimeter. Question number 6 is, in a model of a ship, the mast is 9 centimeter height, while the mast of the actual ship is 12 meter height. If the length of the ship is 28 meter, then how long is the model ship? तो यहाँ पे क्या बताना है, मॉडल शिप है उसकी मास्ट की हाइट है 9 सेंटीमीटर और जो एक्चुअल शिप होती है उसकी मास्ट की हाइट है 12 सेंटीमीटर। नाउ यहाँ पे बताया गया है कि 12 मीटर। अभी यहाँ पे बताया गया है द लेंथ ऑफ द शिप इज 28 मीटर, देन हाउ लॉन्ग द मॉडल शिप। तो यहाँ पे अगर जो एक्चुअल शिप है उसकी लेंथ अगर 28 मीटर होगी तो मॉडल शिप की लेंथ कितनी होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अगेन यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ये डिटेल्स को हम टैबुलेट फॉर्म में डालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या चीज गिवन है, लेंथ एंड हाइट, लेंथ ऑफ द शिप एंड हाइट ऑफ द मास्ट। मास्ट की हाइट गिवन है और शिप की लेंथ गिवन है। और कौन से दो डिफरेंट वेरिएंट है, एक है एक्चुअल शिप और एक है मॉडल शिप। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द शिप, एक्चुअल शिप की लेंथ गिवन है 28 मीटर, तो उसके बेस पर से हमें मॉडल शिप की लेंथ बतानी है। और हाइट दोनों की गिवन है, हाइट ऑफ द मास्ट। तो मास्ट की हाइट एक्चुअल शिप की है 12 मीटर और मॉडल शिप की है 9 मीटर। तो अभी इसके बेस पर से 9 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो एक्चुअल शिप के मेजरमेंट है दैट इज गिवन इन दी मीटर, वेयरएज जो मॉडल शिप के मेजरमेंट है वो किस में होंगे, सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अगेन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सो यहाँ पे हम फर्स्ट लिखेंगे दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सो देयरफॉर x1 कितना है, x1 है 28 मीटर, y1 है 12 मीटर, x2 we need to find out and y2 is 9 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर यहाँ पे हम लिख सकते हैं x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। देयरफॉर 28 अपॉन 12 इक्वल्स टू हो जाएगा x2 एज इट इज अपॉन 9। सो देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9 यहाँ पे जाएगा और 12 एज इट इज रहेगा। सो 28 इंटू 9 अपॉन 12। सो देयरफॉर x2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 21। सो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो मॉडल शिप है उसकी लेंथ कितनी होगी, दैट इज 21 सेंटीमीटर। सो लास्ट में हम लिखेंगे दस द लेंथ ऑफ मॉडल शिप इज 21 centimeter. Question number 7 is, suppose 2 kilogram of sugar contains 9 into 10 raised to the power 6 crystal. How many sugar crystals are there in 5 kilogram of sugar and 1.2 kilogram of sugar?
तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि 2 किलोग्राम में इतने शुगर क्रिस्टल्स हैं, तो 5 किलोग्राम और 1.2 किलोग्राम में कितने होंगे। तो अगेन ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है, बिकॉज यहाँ पे जितने किलोग्राम्स बढ़ेंगे उतने क्रिस्टल क्या होंगे, ऐड होंगे, और जितने किलोग्राम्स डिक्रीज होंगे उतने क्रिस्टल भी क्या होंगे, उसमें से लेस होंगे। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले तो वेट ऑफ शुगर इन किलोग्राम, और यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ शुगर क्रिस्टल, वो हो जाएगा y। अभी यहाँ पे x1 2 किलोग्राम में कितना है, नंबर ऑफ शुगर क्रिस्टल है 9 × 10⁻⁶। तो उसके बेस पर से 5 किलोग्राम और 1.2 किलोग्राम में कितने नंबर ऑफ शुगर क्रिस्टल होंगे वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, सो देयरफॉर यहाँ पे ये दो मेजरमेंट के बेस पर से ये मेजरमेंट हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 = 2, y1 = हो जाएगा 9 × 10⁻⁶। x2 है 5 किलोग्राम में हमको फाइंड आउट करना है, y2 है वो कितना होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x1 upon y1 = x2 upon y2। सो देयरफॉर y2 = क्या हो जाएगा, x2 × y1 upon x1। सो देयरफॉर y2 = x2 कितना है, यहाँ पे 5 × y1 है 9 × 10⁻⁶ अपॉन y2 है 2। नाउ y2 = कितना हो जाएगा, देयरफॉर y2 = हो जाएगा 9 × 5 = 45 × 10⁻⁶ अपॉन 2। नाउ 45 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 22.5, ये 10⁻⁶, वी कीप इट एज इट इज। नाउ यहाँ पे 22.5 है, तो इसको अगर मैं एक पॉइंट आगे लाऊंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक जीरो ऐड हो जाएगा, एक जीरो ऐड होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 में से हो जाएगा 7। सो देयरफॉर y2 = हो जाएगा 2.25 × 10⁻⁷। तो यहाँ पे हम लास्ट में लिखेंगे thus there are 2.25 × 10⁷ crystals of sugar in 5 kilograms of sugar। टोटल इतने शुगर्स होंगे 5 किलोग्राम शुगर में। अब फाइंड आउट करते हैं 1.2 किलोग्राम शुगर्स में कितने क्रिस्टल होंगे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, x1 upon y1 = x3 upon y3। So therefore 2 upon 9 × 10⁻⁶ equals to 1.2 upon y3। So therefore y3 कितना हो जाएगा, 1.2 × 9 × 10⁻⁶, और ये 2 है वो डिनोमिनेटर पे आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 6 तो यहाँ पे 0.6 हो जाएगा, 2 6 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.6। सो देयरफॉर y3 = हो जाएगा 0.6 × 9 × 10⁻⁶। तो देयरफॉर y3 = क्या हो जाएगा, 9 × 6, 9 6 54, और यहाँ पे एक नंबर से पहले पॉइंट है तो यहाँ पे भी एक नंबर से पहले पॉइंट, तो यहाँ पे हो जाएगा 5.4 × 10⁻⁴। सो दैट मीन्स कि 1.2 किलोग्राम ऑफ शुगर में इतने शुगर क्रिस्टल होंगे। तो लास्ट में हम लिखेंगे thus there are 5.4 × 10⁻⁶ crystals of sugar in 1.2 kilogram of sugar. Now question number 8 is, Rashmi has a road map with a scale of 1 centimeter representing 18 kilometer. She drives on a road for 72 kilometer. What would be her distance covered in the map? तो यहाँ पे बताया गया है कि जो रश्मि है वो ड्राइव कर रही है रोड पे, तो उससे 72 किलोमीटर्स ड्राइव किए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है मैप में। और यहाँ पे बताया गया है स्केल क्या है, 1 सेंटीमीटर = 18 किलोमीटर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो डिटेल है इसको टेबुलर फॉर्म में ऐड करेंगे। तो उसके बेस पर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्चुअल डिस्टेंस
और डिस्टेंस ऑन दी मैप। एक्चुअल डिस्टेंस है किलोमीटर में और मैप में डिस्टेंस शो किया है सेंटीमीटर में। यहाँ पे 18 किलोमीटर कट करेगी तो वो टाइम पे मैप में डिस्टेंस होगा 1 सेंटीमीटर। तो उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 72 किलोमीटर्स उसने ड्राइव की रश्मि ने। तो वो टाइम पे मैप में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो यहाँ पे अगेन सी यहाँ पे 18 की जगह पे 1 है, तो यहाँ पे जब भी किलोमीटर इंक्रीज होंगे तो दैट मीन्स कि जो मैप में डिस्टेंस कवर किया है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे ये केस कैसा हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। Therefore क्या हो जाएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। नाउ x1 क्या है 18, x2 y1 है 1 एंड x2 है 72 और y2 वी नीड टू फाइंड आउट। तो देयरफॉर y2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा 1 यहाँ पे एंड 18 डिनोमिनेटर में। सो देयरफॉर y2 इक्वल्स टू 72 इंटू 1 अपॉन 18। सो 18 4 72। सो देयरफॉर y2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। सो लास्ट में हम लिखेंगे दस रश्मि कवर्ड 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस इन दी मैप।